सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 का प्रश्न पत्र। तो देखिए यह प्रश्न पत्र जो है आपका 80 नंबर का प्रश्न पत्र है और 3 घंटे इसकी समय सीमा है और कुल प्रश्न रहेंगे 23। इसके बाद देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो भारत में शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र, तो इसका आएगा पंजाब और हरियाणा। उसके बाद में आता है एक एले समतुल्य है, तो एक एले समतुल्य है 53.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखिए कि श्रीलंका की जातीय समुदाय में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो किसका, तो सिंहाली जाति का है। सर्वाधिक बाल और स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य का है, तो यह मेघालय का है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो नियोक्ता शामिल नहीं है। कोपरा से क्या अभिप्राय है, तो कोपरा से उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1886 इसका आंसर आएगा। उसके बाद रिक्त स्थान देखते हैं। तो संयुक्त वन प्रबंधन सर्वप्रथम कहाँ किस राज्य में लागू हुआ था, तो यह उड़ीसा राज्य में लागू हुआ था। हथियारबंद आदिवासी संघर्ष, तो यह 1924 में समाप्त हुआ। फिर आता है बीएमआई खालिस्तान का मापक है, तो बीएमआई शरीर द्रव्यमांग सूचकांक का मापक है। राइट टू इंफॉर्मेशन कानून भारत में कब लागू हुआ था, तो 2005 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। फिर मैग्नेटाइट लौह अयस्क में लौहांक खालिस्तान प्रतिशत होता है, तो यह 70% होता है। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई, तो यंग यूरोप की स्थापना इटली में 1833-34 में हुई है। तो इसका 33 और 34 दोनों ऑप्शन सही हैं। उसके बाद में हम सही जोड़ी देखते हैं। तो जेम्स हर ब्रिज में आएगा स्पेनिंग जेनी। उसके बाद में हम देखते हैं कि सिटी फोर्ट एरिया, तो सिटी फोर्ट एरिया में आएगा इल्तुतमिश। एप्रो अमेरिकन, तो एप्रो अमेरिकन में आएगा टॉमी स्मिथ। और बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी में आएगा नाइकी। और ग्रीन वेस्ट मूवमेंट, तो ग्रीन वेस्ट मूवमेंट में आएगा बांगरी मथाई। और रेड होल, तो रेड होल में आएगा स्पेनिंग जेनी। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में संपन्न हुआ था। किसी भी धर्म को राजनीतिक धर्म के रूप में अंगीकृत नहीं करना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। उसके बाद देखिए कि 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का नाम क्या रखा गया, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। फिर आता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन का आधार क्या है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन जो है वह स्वामित्व है। सन 1813 में फ्रांस में लौटते हुए नेपोलियो को किस रूप में दर्शाया गया, तो यह डाकिया के रूप में दर्शाया गया। 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका के सबसे बड़े औपनिवेशिक क्षेत्र का नाम बताइए, तो यह पश्चिमी अफ्रीका है। फिर आता है 1764 में कताई प्रणाली में उपयोग की जाने वाली मशीन का नाम है स्पेनिंग जेनी। उसके बाद सत्य असत्य आता है। तो अंडमानी टील जाति प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं के सामान्य क्षेत्रों में पाई जाती है, असत्य है। सरदार सरोवर बांध परियोजना से गुजरात के 173 गांव और 9490 कस्बे लाभान्वित हुए, यह भी सत्य है। फिर आता है ब्रिटेन में भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कॉर्न लॉ लागू किया, यह भी सत्य है। देश में सरकार विरोधी समूहों के हिंसक लड़ाई युद्ध के समान स्थिति और शीत युद्ध कहलाता है, असत्य है। फिर इन संघर्षों को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा गया, यह सत्य है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 4 क्षेत्रकों में बांटा गया है, यह असत्य। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है। इसके बाद हम देखते हैं 2 अंक वाले प्रश्न। अगला, तो ह्यूमस किसे कहा जाता है, देखिए तो ह्यूमस है जीवाणु मृत जीवों को गला और सड़ाकर आंशिक रूप से अपघटित कर गहरे भूरे रंग के पदार्थ में बदल दिया जाता है, इसे ह्यूमस कहा जाता है। अगला प्रश्न है मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। तो मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय निम्नलिखित है। मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक है कि कीटनाशक रसायनों और रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम किया जाए।
फसल चक्रीकरण विधि अपनाई जाए। फिर अगला प्रश्न आता है, यूएनसीईडी से क्या आशय है, इसका क्या उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 7 है। तो यूएनसीईडी जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, तो ये जो यूएनसीईडी है यह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन। इसका शॉर्ट नेम है के तत्वावधान में राष्ट्र अध्यायों द्वारा स्वीकृति दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि भूमंडलीकृत सतत पोषणी विकास हासिल करना, मतलब भूमंडल का संपूर्ण रूप से पोषण करना और विकास करना। इसी का अथवा प्रश्न है कि नवीकरण और अनवीकरण संसाधन किसे कहा जाता है। तो नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन है जिसमें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, और इन्हें नवीकरण योग्य या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और वन और वन्य जीव। और अनवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूभाग और वैज्ञानिक अंतराल में होता है। जिन संसाधनों को हम पुनः पूर्ति योग्य नहीं कर सकते यह अनवीकरण योग्य संसाधन है, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। फिर आता है सुभेद्य जातियों से क्या आशय है। तो सुभेद्य जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि की संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं और उनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी, जैसे कि नीली जो भेड़ है और एशियाई हाथी। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजना में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। और इसका दूसरा पॉइंट है, बाघों की संख्या को निरंतर घटने से बचाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 9 है, वन्यजीव संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। तो वन्यजीव संरक्षण के कोई 2 उपाय निम्नलिखित हैं। वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना, वन्यजीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। अगला प्रश्न आता है अथवा का है, जैव विविधता को कम करने के 2 प्रमुख कारणों को लिखिए। तो जैव विविधता को कम करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, वन्य जीवों के आवास का विनाश रोका जाए और जंगली जानवरों को मारना और आखेट, ये इसके मुख्य कारण है। इसके कारण जैव विविधता उत्पन्न हो रही है। दूसरा पॉइंट है, पर्यावरणीय प्रदूषण और विषाक्तीकरण और दावानल, ये प्रमुख जैव विविधता के कारण है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 10, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो रोपण कृषि एक फसलीय कृषि होती है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर संकेंद्रण किया जाता है, जैसे कि चाय के बागान। फिर दूसरा है, यह एक बड़े भूभाग में उत्पन्न किस्म के बीजों के और कीटनाशकों के माध्यम से कृषि की जाती है। तो ये रोपण कृषि की विशेषता हो गई। अगला प्रश्न आता है अथवा है, झूम कृषि से क्या तात्पर्य है। तो झूम कृषि यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उसमें उन्हें जला दिया जाता है और साफ कर दिया जाता है और भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिया जाता है। यह झूम कृषि हो गई। अगला प्रश्न आता है, भारत की एक खाद्य फसल और उसकी 2 अनुकूल भौगोलिक दशाएं लिखिए। तो भारत की एक खाद्य फसल में लिख लीजिए चावल, और यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए और इसके लिए चावल की खेती के लिए आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि भारत की एक अखाद्यान्न फसल, हमें अखाद्यान्न फसल के बारे में लिखना है और उसकी भौगोलिक दशाओं के। तो अखाद्यान्न फसल में लिख लीजिए कि चाय, और चाय एक पेय पदार्थ वाली फसल है। अब इसकी भौगोलिक दशाएं हैं, चाय के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मृदा तथा सुलभ जल निकासी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न पत्र के 11 प्रश्न हो गए और आने वाले वीडियो में अब जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनके वीडियो डालेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये प्रश्नों के आंसरों की जानकारी हो जाए। धन्यवाद।